वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तमिल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है व्हाइट रोज। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही आधी रात को एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी रेस्टोरेंट के पास शायद किसी का इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी इस लड़की के पास आने पर वो लड़की इस गाड़ी में बैठकर उस बंदे के साथ जाने लगती है। एक्चुअली ये लड़की एक कॉल गर्ल होती है। वो बंदा इस लड़की को अपने घर ले जाकर कांड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान में ये बंदा उस लड़की को एक इंजेक्शन डाल के बेहोश कर देता है। बेहोश करने के बाद इस लड़की को घसीटते हुए अपने घर के बेसमेंट में लाने लगता है। इस बेसमेंट के अंदर काफी सारे टूल्स होते हैं और ये बंदा इस लड़की को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस लड़की को मारने के बाद इस लड़की की लाश को एक थैले में बंद करके किसी तालाब में फेंक देता है। सुबह होने के बाद कुछ लोग इस थैले को देखकर फटाफट से पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इस थैले को ओपन करने पर एक लड़की की लाश मौजूद होती है। एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि सर, लड़की की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल होगी और इसी तरह इस लड़की की लिटिल फिंगर नहीं है, मतलब शायद इस लड़की को मारने वाले ने काट दिया। उसी वक्त एसपी इंस्पेक्टर को कॉल करके क्राइम सीन के बारे में पूछने लगता है। इंस्पेक्टर कहने लगता है कि सर, सेम पैटर्न का कत्ल हुआ है, इस लड़की का लिटिल फिंगर भी कटा हुआ है। खैर, दूसरे सीन में दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, यही मूवी की हीरोइन। दिव्या बहुत ही दुखी के साथ अपने अपार्टमेंट से बस स्टॉप पर जाने लगती है। बस स्टॉप पर जाते समय अपने मन ही मन ये बताने लगती है कि हमारी जिंदगी में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है, उसे हम बदल नहीं सकते और इसी तरह ये किस्मत हमारे चाहते लोगों को भी दूर करती है। इस तरह से बहुत दुखी होने लगती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। दिव्या की कहानी को दिखाया जाता है। एक्चुअली दिव्या की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है दिया। दिव्या का हस्बैंड अशरफ फॉरेन में जॉब करता है। एक दिन अशरफ दिव्या को सरप्राइज देने के लिए बिना दिव्या को बताए हुए अपने घर पर पहुंच जाता है। ये माँ बेटी अशरफ को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं और एक्चुअली आज दिव्या का बर्थडे होता है। दिव्या यही सोचने लगती है कि इसके हस्बैंड ने इसको सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आ गया। वेट करती रहती है कि किस तरह से अशरफ इसको सरप्राइज देगा, इसको विश करेगा, लेकिन अशरफ दिव्या को विश ही नहीं करता, बस इधर उधर की बातें करते रहता है। उसके बाद ये तीनों डिनर करने का प्लान करते हैं। दिया फटाफट से रेडी होकर अपने फ्लैट से नीचे आती है तो इसी अपार्टमेंट में काव्या नाम की एक लड़की भी रहती है जो दिव्या की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। दिया काव्या से अपने फादर के बारे में काफी सारी बातें बताने लगती है। खैर, इसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट पर जाने लगते हैं डिनर करने के लिए, लेकिन दिव्या मूड ऑफ में रहती है कि अशरफ ने अभी तक इसको बर्थडे विश नहीं किया। लेकिन बात यह है कि अशरफ ने ऑलरेडी इसके लिए प्लान कर चुका होता है। उसी रेस्टोरेंट में बहुत ही ग्रैंड से दिव्या का बर्थडे सेलिब्रेशन करने लगते हैं। खैर, एक दिन दिव्या, दिया और अशरफ किसी जगह पर जाकर वापस अपने घर पर जाने लगते हैं बाइक के जरिए से। किसी रास्ते पर पुलिस वालों का बैरिकेड होता है, लेकिन अशरफ इस चीज को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तो ये तीनों ये देखते हैं कि उस वक्त पुलिस वाले वहाँ पर कुछ टेररिस्टों के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, मतलब यहाँ पर जबरदस्त तरीके से शूट आउट हो रहा होता है। ये देखकर ये तीनों बहुत डरने लगते हैं और जब तक अशरफ अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल पाता तो तभी पुलिस वालों की एक बुलेट अशरफ के सर पर लगती है। उसी वक्त अशरफ की मौत हो जाती है। ये देखकर दिव्या शॉक में रह जाती है कि इसकी आंखों के सामने ही इसकी पति की मौत हो गई। इन पुलिस वालों का टीम लीडर का नाम होता है वेट्री। वेट्री भी अशरफ की हालत को देखकर बहुत दुखी होने लगता है, लेकिन ये पुलिस वाले इस इल्जाम को अपने सर पर ना लेते हुए ये रिपोर्ट लिख देते हैं कि अशरफ भी एक टेररिस्ट है। दूसरे दिन टीवी न्यूज चैनल्स में उन टेररिस्टों के साथ साथ अशरफ की भी फोटो छपने लगती है। ये न्यूज देखने के बाद दिव्या बेचारी और दुखी होने लगती है कि पहले से ही इसका पति गुजर चुका है और ऊपर से इसके पति के ऊपर टेररिस्ट का धब्बा। बेचारी दिव्या के पास जितने पैसे होते हैं उतने पैसों से अपने घर को चलाने लगती है, अपना और अपने बेटे का पेट पालती रहती है। इसी दरमियान में एक दिन घर का ओनर दिव्या के पास आकर घर का रेंट मांगने लगता है कि 3 महीनों से तुमने घर का किराया नहीं दिया। दिव्या बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। इसी झगड़े के दौरान काव्या वहाँ पर आकर उस हाउस ओनर को कुछ पैसे देकर यहाँ से भेज देती है और ये भी कहने लगती है कि आगे से दिव्या को तंग मत करना और बाकी पैसे मुझसे मांग लेना। काव्या ने दिव्या और दिया के लिए कुछ खाना लाई होती है। इन दोनों को ये खाना परोसते हुए दिव्या को मोटिवेट करने लगती है कि तुम अपने लिए नहीं अपनी बेटी के लिए जिंदगी गुजारनी होगी, कोई ना कोई अच्छी जॉब ढूंढो तुम, और कितने दिनों तक दुखी रहोगी,
दूसरे दिन दिव्या अपनी बेटी को लेकर अपने फादर के घर पर जाने लगती है, लेकिन दिव्या का फादर दिव्या को अपने घर के अंदर आने ही नहीं देता। कहने लगता है कि मेरी बेटी तो 5 साल पहले ही मर चुकी है मेरे लिए। मतलब दिव्या और अशरफ की लव मैरिज हुई थी, इसीलिए दिव्या का फादर दिव्या को ठुकरा दिया। उसके बाद एक दिन दिव्या काव्या से मुलाकात करके अपने जॉब के बारे में पूछने लगती है कि काव्या तुम्हें मेरे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो ना। सो काव्या दिव्या को लेकर किसी सुपरमार्केट में जाती है तो वहाँ पर इसको जॉब मिल जाती है। यहाँ पर जॉब करते हुए दिव्या अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और इसी तरह अपनी बेटी को भी स्कूल भेजती रहती है। हर रोज दिया की स्कूल खत्म होने के बाद दिव्या की दुकान के पास ही आती है, दिव्या का इंतजार करते हुए। इस तरह से एक दिन जब दिव्या की दुकान के पास बैठी होती है तो अचानक से दिया गायब हो जाती है। दिव्या आसपास अपनी बेटी की तलाश करने लगती है, लेकिन कहीं पर भी इसकी बेटी नजर नहीं आती। उसी वक्त पेरुमाल नाम का एक बंदा दिव्या को कॉल करके अपने अड्डे पर बुलाने लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है, फटाफट से मुझसे आकर मिलो। तो दिव्या घबराते हुए पेरुमाल के पास जाती है। एक्चुअली बात यह है कि अशरफ ने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पेरुमाल से ब्याज पर कुछ पैसे लिया था, लेकिन इसी दरमियान में अशरफ की मौत हो गई। ये दोनों पेरुमाल को पैसे चुका नहीं पाए। बदले में पेरुमाल ने दिया को उठा लिया। दिव्या पेरुमाल से बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि इतने पैसे मैं कैसे लाऊं, आपको तो मेरी हालत के बारे में पता है ना। लेकिन ये पेरुमाल नहीं मानता, 2 दिन का टाइम देने लगता है, वरना दिया को मलेशिया भेज देगा। सो बेचारी दिव्या वापस अपने घर पर आकर इसी के बारे में सोचने लगती है कि इतने सारे पैसे ये अकेली कैसे एडजस्ट करेगी। थोड़ी देर के बाद काव्या दिव्या के पास आती है। दिव्या रोते हुए काव्या से कहने लगती है कि काश जिस दिन अशरफ मरा था उसी वक्त मैं भी मर जाती तो बहुत अच्छा होता, इतनी परेशानियां झेलनी नहीं पड़ती मुझे। काव्या मोटिवेट करने लगती है कि मरने से प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे, तुम्हारी बेटी का क्या होगा। दिव्या कहने लगती है कि अब तो मेरे पास मेरी इकलौती बेटी है और उस पेरुमाल ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। काव्या दिलासा दिलाने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, दिया को कुछ नहीं होगा, हम दोनों किसी भी तरह से पैसे एडजस्ट करेंगे। और वैसे मैं तुमको एक बात बताऊं, मैं किसी कॉल सेंटर में नहीं काम करती, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। इस दुनिया में एक ही रूल चलता है, गिव एंड टेक, कुछ दो और कुछ लो। मैं ये काम मेरे फैमिली के लिए कर रही हूँ। मैं जो काम कर रही हूँ वो सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी सिचुएशन उस वक्त ऐसी ही थी। काव्या जाने के बाद दिव्या भी इसके बारे में बहुत सोचकर एक डिसीजन ले लेती है कि ना चाहते हुए भी दिव्या को यही काम करना पड़ेगा अब अपनी बेटी के लिए। काव्या दिव्या को अच्छी तरह से रेडी शेडी करने लगती है, कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा नंबर कुमार नाम के एक बंदे को दे दिया। थोड़ी देर के बाद कुमार तुमको कॉल करके बताएगा कि तुमको कहाँ पर जाना है। घबराओ नहीं, मैंने कुमार को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तो थोड़ी देर के बाद कुमार दिव्या को कॉल करने लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारी फोटो को देखकर एक बंदा तुमको बुक कर लिया है। थोड़ी देर के बाद तुम अपने घर के पास जो बस स्टॉप है वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाओ। कस्टमर लाल गाड़ी में आकर तुमको पिक कर लेगा। अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लो या तो फिर काव्या को कॉल कर लो। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। मतलब फिलहाल दिव्या इसी बस स्टॉप पर इंतजार करती रहती है अपने कस्टमर का। अपने मन में कहने लगती है कि मुझे पता नहीं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, लेकिन दिया को बचाने के लिए अब मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी दिया मुझ पर भरोसा करना चाहिए बस। सो इसी दरमियान में रेड कलर की गाड़ी उस बस स्टॉप पर आती है तो दिव्या घबराते हुए उस गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। एक्चुअली ये कस्टमर और कोई नहीं, वही साइको किलर होता है। थोड़ी देर के बाद वो बंदा दिव्या को लेकर अपने घर पर आता है और एक्चुअली इस बंदे का घर सिटी से थोड़ी दूरी पर होता है। दारू वगैरह पीते हुए दिव्या को भी ऑफर करने लगता है, लेकिन दिव्या इस बंदे से कहने लगती है कि मुझे वॉशरूम पर जाना है। इस तरह से दिव्या वॉशरूम में आकर बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि मेरी इस हालत की वजह सिर्फ 2 लोग हैं, एक है मेरे पिताजी और दूसरा है वो पेरुमाल। लेकिन जो भी हो जैसे भी हो दिव्या को तो ये काम करना ही पड़ेगा। उसी वक्त दिव्या अपने हाथ में अशरफ की रिंग को देखने लगती है। जब इस रिंग को निकालने वाली होती है तभी ये रिंग फिसलकर उसी वॉशरूम में गिर जाती है। जब दिव्या अपनी रिंग को निकालने की कोशिश करने लगती है तो उसी बाथरूम में दिव्या को किसी की उंगली नजर आती है। ये देखकर दिव्या के तो होश ही उड़ जाते हैं, बहुत डरने लगती है। फटाफट से दिव्या काव्या कुमार को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क ही मौजूद नहीं होता। बेचारी दिव्या बहुत रोने लगती है कि अब इसको क्या करना चाहिए, यहाँ से कैसे बच के निकले, अब इसकी जान भी खतरे में है। दूसरी तरफ ये साइको बंदा दारू पीते हुए ड्रग्स का सेवन करते हुए म्यूजिक प्ले करते हुए डांस करने लगता है।
और इसी तरह इसी डांस के दरमियान में एक लड़की को इमेजिनेशन करने लगता है कि एक लड़की इस बंदे के साथ डांस कर रही है, इसके साथ प्यार से बिहेव कर रही है। इस तरफ दिव्या इमरजेंसी कॉल 100 को डायल करने लगती है तो शॉकिंगली वेट्री इस फोन को अटेंड करने लगता है। दिव्या अपनी सिचुएशन के बारे में वेट्री को बताने लगती है। मैं एक स्ट्रेंजर के साथ उसके घर पर आई और मैं फिलहाल बाथरूम में हूँ और इस बाथरूम में एक कटी हुई उंगली पाई गई मुझे। सर प्लीज मेरी जान को बचा लिए, ये लोगों को मारने वाला बंदा लगता है मुझे। अब फिलहाल मैं कहाँ पर हूँ मुझे नहीं पता। दिव्या की बातें सुनने के बाद वेट्री जान लेता है कि फिलहाल दिव्या उस साइको किलर के घर में मौजूद है जो लगातार लड़कियों को मार के उनकी लिटिल फिंगर काट रहा था। फटाफट से वेट्री दिव्या के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दिव्या के फोन में तो नेटवर्क नहीं होता, इसका लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन फिर भी वेट्री दिव्या का फोन नंबर हासिल करके उसका लास्ट लोकेशन के बारे में पता करने लगता है। अपने कुछ टीम मेंबर्स को उस लोकेशन पर भेजने लगता है। दिव्या वेट्री से अपनी बेटी के बारे में भी बताने लगती है कि एक्चुअली सर पेरुमाल नाम के एक बंदे ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया। मेरे पति ने उसके पास पैसे लिया, वो चुका नहीं पाया। सर अगर मैं मर गई तो प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। वेट्री दिव्या को हौसला देने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ से ठीक ठाक बाहर निकलोगी और तुम्हारी बच्ची भी ठीक ठाक होगी। इसी दरमियान में वो साइको बंदा दरवाजा खटखटाने लगता है। दिव्या उस बंदे से बहाना बनाने लगती है कि मैं नहा रही हूँ, प्लीज 2 मिनट का समय दो मुझे। दूसरी तरफ 2 पुलिस वाले दिव्या के लॉस्ट लोकेशन पर पहुंचकर वहां पर तलाशी लेने लगते हैं और अप टू डेट वेट्री को इन्फॉर्म करते रहते हैं, लेकिन इन पुलिस वालों को कुछ खास सबूत नहीं मिलता। इस तरह एक पुलिस वाली वेट्री के पास आकर कहने लगती है कि सर दिव्या ने जिस नंबर से कॉल किया वो नंबर अशरफ नाम के एक बंदे के नाम पर है और ये अशरफ वही है जिस दिन पुलिस वालों के हाथ मारा गया। तो यह सुनने के बाद वेट्री शॉक में रह जाता है और इसी तरह अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। एक्चुअली रॉ एजेंट्स को ये बात पता चली थी कि रहमत नाम का एक बंदा चेन्नई आने वाला है। ये रहमत नाम का एक बंदा बहुत बड़ा टेररिस्ट होता है। तो एक रॉ एजेंट पुलिस वालों के पास आकर इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगता है और इसी तरह बैकअप भी मांगने लगता है। वेट्री का सुपीरियर वेट्री को एक काम सौंपने लगता है कि वेट्री तुम अपनी टीम के साथ उस रहमत को पकड़ो। और उस दिन जब रहमत और उसके आदमी गाड़ी से जा रहे थे तो वेट्री और उसकी टीम इन पर फायरिंग करने लगे। इसी दरमियान में अशरफ की मौत हो गई थी। प्रेजेंट पर वेट्री सोचने लगता है कि उस दिन दिव्या को इंसाफ नहीं मिला था, हम लोगों की वजह से वो विधवा हो गई और शायद हमारी वजह से ही अब वो इस सिचुएशन पर है। अब दोबारा ये मौका मुझे मिला कि दिव्या को एक अच्छी जिंदगी लौटाने के लिए। खैर दिव्या की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर यह बात पता चलती है कि कुमार और काव्या नाम के 2 लोगों ने दिव्या को लास्ट कॉल किया था। दूसरी तरफ पेट्रोलिंग करने वाले वो 2 पुलिस वाले वेट्री को कॉल करके यही इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं कि सर आपके बताए हुए लोकेशन पर ऐसा कुछ खास नहीं नजर आया हमको। उसके बाद वेट्री अपनी टीम मेंबर रेखा को कॉल करके दिव्या के बारे में बताने लगता है कि एक लड़की की जान खतरे में है, हम लोगों को किसी भी हालत में उस लड़की की जान को बचाना होगा। मैंने ऑलरेडी कुमार को कॉल किया लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा, तुम फटाफट से उसके बारे में पता करके उसके घर पर जाओ। उसके बाद वेट्री कंट्रोल रूम के सारे स्टाफ से कहने लगता है कि दिव्या की साइड से जो भी कॉल आए फटाफट से मुझे फॉरवर्ड कर दो। आज रात हम लोगों को किसी भी हालत में दिव्या की जान को बचाना होगा उस साइको किलर के हाथों से। दूसरी तरफ रेखा किसी भी तरह से कुमार के घर का एड्रेस पता कर लेती है। कुमार रेखा से कहने लगता है अरे वो दिव्या वो तो नई लड़की है, आज ही काम पर गई है एक कस्टमर के साथ। रेखा उस कस्टमर के डिटेल्स मांगने लगती है लेकिन कुमार उस कस्टमर के डिटेल्स रिवील नहीं करता, हिचकिचाने लगता है। तो रेखा गुस्से में आकर कुमार को एक छापड़ लगाने लगती है। कुमार कहने लगता है कि मैडम उसके बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता, बस कॉल्स आते हैं। रेखा कुमार का फोन हासिल करके वहाँ से चली जाती है। बाद में वेट्री को कॉल करके कहने लगती है कि मैंने कुमार से मुलाकात की, वो एक लड़कियों का ब्रोकर है। कुमार के फोन में उस बंदे का फोन नंबर है, वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसको ट्रैक करने की कोशिश करिए। इस तरह दिव्या बाथरूम में अपना कान दरवाजे को लगाकर सुनने लगती है कि वो साइको बंदा घर के अंदर क्या कर रहा है। शॉकिंग बात यह है कि एट द सेम टाइम वो साइको बंदा भी अपना कान दरवाजे को लगाकर सुनते रहता है कि दिव्या अंदर से क्या कर रही है। दिव्या दोबारा वेट्री को कॉल करके कहने लगती है कि थोड़ी देर के बाद वो साइको बंदा बाथरूम में आकर मुझे मार देगा, आप लोग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे। वेट्री हौसला देने लगता है कि ऐसे ही समय में तुमको धैर्य से काम लेना होगा, मेरी बात मानो, उस बाथरूम में कोई स्ट्रॉन्ग वाली चीज है वो तुम अपने हाथ में लेकर रखो, जब भी वो बंदा बाथरूम में आएगा उसके सर पे मार दो, वहाँ से बचने की कोशिश करो
हम तुम्हारा पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसी तरह से दिव्या बहुत तलाश करने पर टॉयलेट का एक प्लेट मिलता है। रेडी रहती है कि जब भी वो बंदा अंदर आएगा उस पर हमला करेगी। उसी वक्त वो साइको बंदा कुल्हाड़ी लेकर इस दरवाजे को तोड़ने लगता है और फाइनली दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाता है। तो दिव्या सर पे वार करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस साइको बंदे को कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। कभी दिव्या अटैक करने लगती है, कभी वो बंदा दिव्या को मारने लगता है। फाइनली बहुत हाथापाई होने के बाद वो बंदा दिव्या के सर पे वार करके उसको बेहोश कर देता है, उसको बेसमेंट में ले जाने लगता है। उसके बाद ये बंदा रिलैक्स होने के लिए सिगरेट्स पीने लगता है, लेकिन सिगरेट्स खत्म हो जाने की वजह से वो अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से बाहर जाने लगता है सिगरेट्स लेने के लिए। और वो बंदा अपने घर से बाहर आने पर उसके फ़ोन में सिग्नल्स आते हैं। तो तभी एक लेडी पुलिस वाली उसके फ़ोन नंबर को ट्रैक करते हुए वेट्री को देने लगती है कि सर अभी अभी वो बंदा अपने घर से बाहर निकला है, कहीं पर जा रहा है। तो उसी वक्त वेट्री अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर जाने लगता है। सो थोड़ा आगे जाने पर वेट्री ये देखता है कि वो साइको बंदा किसी दुकान से सिगरेट्स खरीद रहा है। जब वेट्री उस बंदे को बुलाने लगता है तो वो बंदा पुलिस को देखकर वहाँ से भागने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान वो साइको बंदा वेट्री के पेट में कोई राड को लेकर स्टैब कर देता है, लेकिन वेट्री किसी भी तरह से अपनी गन हासिल करके उस साइको बंदे के पेट में गोली मार के उसको बेहोश कर देता है। थोड़ी देर के बाद वेट्री की टीम यहाँ पर आकर वेट्री और उस साइको बंदे को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। वेट्री के पेट में थोड़े बहुत स्टिचेस लगने लगते हैं तो वो फटाफट से ठीक हो जाता है। उसके बाद रेखा से मुलाकात करके दिया के बारे में बताने लगता है कि तुम पेरुमाल के पास जाकर दिव्या की बेटी दिया को बचा ले आओ। सीनियर डॉक्टर इस साइको बंदे का ट्रीटमेंट करके इसकी जान को भी बचा लेता है और एक जूनियर लेडी डॉक्टर से कहने लगता है कि तुम इसकी बीपी चेक करो, ऑब्जर्वेशन में रखो इसे। तभी वो लेडी डॉक्टर इस साइको बंदे का चेहरा देखकर फटाफट से अपने सीनियर डॉक्टर और वेट्री के पास आकर कहने लगती है कि इस बंदे को आपने अपने हॉस्पिटल में एडमिट क्यों किया। वेट्री पूछने लगता है क्या तुम इस बंदे को जानती हो। ये लेडी डॉक्टर कहने लगती है हाँ। इस तरह से इस बंदे की कहानी को बताने लगती है। एक्चुअली इस साइको बंदे का नाम होता है दिलीप, जो कुछ सालों पहले MBBS की पढ़ाई कर रहा था। मतलब यहाँ पर ये जो लेडी डॉक्टर होती है ना, वो दिलीप की क्लासमेट होती है। कॉलेज में हर वक्त दिलीप अकेला ही रहता था, ना किसी से दोस्ती करता, ना किसी से बात करता, बस अपनी दुनिया में खोया रहता। जब दिलीप 3rd ईयर में था तो वो स्वाति नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा, लेकिन स्वाति संदीप नाम के एक लड़के से प्यार करने लगी। जब ये बात दिलीप को पता चली तो दिलीप एक दिन मौका देखकर संदीप को बहुत मारा पीटा। स्वाति दिलीप के पास आकर इसको बहुत डांटने लगी, क्या तुम अपने आप को हीरो समझते हो जो मेरी बॉयफ्रेंड को मारा तुमने? आज के बाद से तुम मुझसे और मेरी बॉयफ्रेंड से दूर ही रहो। तो उसके बाद दिलीप स्वाति को तंग नहीं किया, ना ही उससे मुलाकात की, ना ही उसको फॉलो करने लगा। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं क्यों स्वाति ने सुसाइड करने की कोशिश की। जब तक स्वाति को हॉस्पिटल लाते तब तक वो मर चुकी होती है। स्वाति की लाश को उसी मॉर्चरी रूम में रखा जाता है। सुबह होने के बाद स्वाति के माँ बाप यहाँ पर आएंगे, स्वाति की लाश को उनको सौंप देंगे। तो उसी रात मॉर्चरी रूम में काम करने वाला एक बंदा दिलीप को देखकर उसको इस मॉर्चरी रूम में लाता है। कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्वाति से बहुत प्यार करते हो। अब तो स्वाति मर चुकी है, तुम अपने ख्वाहिशात इसी के साथ पूरी कर लो। अगर ये पल गया तो दोबारा नहीं आएगा। इस तरह से दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चले जाता है बाहर। तो उसके बाद दिलीप स्वाति को जिंदा इमेजिनेशन करते हुए उसके साथ रोमांस करने लगता है, उसके साथ डांस करने लगता है, स्वाति की लाशी कांडवान करने लगता है। तो तभी वो लेडी डॉक्टर इस मॉर्चरी रूम से गुजरते हुए कुछ आवाज़ों को सुनकर जब मॉर्चरी रूम के अंदर देखती है तो दिलीप की हरकतें देखकर शॉक में रह जाती है। फटाफट से ये लेडी डॉक्टर अपने कॉलेज के डीन को कंप्लेन करने लगती है दिलीप के बारे में। उसके बाद कॉलेज का डीन दिलीप को अपने कॉलेज से निकालकर उसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा देता है। हर प्रेजेंट डे पर पुलिस वालों को दिव्या के फ़ोन के लोकेशन के बारे में पता होने पर वो पुलिस वाले वेट्री को कॉल करके इसी के बारे में बताने लगते हैं। वेट्री फटाफट से उस लोकेशन पर जाने लगता है। दूसरी तरफ रेखा पेरुमाल के पास आकर इसके पैर पर गोली मार के दिया को बचा लेती है। इस तरफ जब दिव्या होश में आती है तो ये तो बेसमेंट में मौजूद होती है, तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। एट द सेम टाइम हॉस्पिटल में दिलीप को होश आकर उस लेडी डॉक्टर को मार के वहाँ से भाग निकलता है। इस तरफ दिव्या बहुत ही मुश्किल के साथ दिलीप के घर से बाहर निकल ही जाती है। सड़क के पास आकर हेल्प के लिए इधर उधर ढूंढती रहती है। थोड़ी दूर जाने के बाद इसको एक मेडिकल स्टोर नजर आता है।
इस मेडिकल स्टोर को एक बूढ़ा बूढ़ी रन कर रहे होते हैं। तो दिव्या इन दोनों को अपने बारे में बताने लगती है कि एक बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है। सो फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ के लोकेशन के बारे में बताने लगती है। थोड़ी देर के बाद दिलीप पेन किलर्स लेने के लिए इसी मेडिकल स्टोर पर आता है। तो इसी दरमियान में वेट्री उस मेडिकल स्टोर को कॉल करके दिव्या के बारे में पूछने लगता है, क्या वो लड़की आपकी शॉप में मौजूद है? आपका एड्रेस कहाँ पर है? मैं रास्ते पर हूँ। इस तरह से इस मेडिकल स्टोर पर आने लगता है। तो दिलीप इस बुढ़िया की बातें सुनने के बाद जान लेता है कि दिव्या इन्हीं के घर में मौजूद है। उसके बाद क्या था, दिलीप इस बूढ़ा बूढ़ी को मार देता है। दिव्या को तलाश करके इसको भी मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दिव्या अपनी जान बचाती रहती है। थोड़ी देर के बाद जब वेट्री और उसकी टीम इस बूढ़ा बूढ़ी के घर पर आते हैं तो तब तक ये दोनों मर चुके होते हैं। लेकिन वेट्री दिलीप को ढूंढने लगता है। तो इधर उधर तलाश करने पर किसी कब्रिस्तान में दिलीप नजर आता है। इन दोनों की भी जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी दरमियान में दिव्या एक बड़ा सा रॉड लेकर दिलीप के सर पे वार करके उसको मार देती है। उसी वक्त रेखा दिया को लेकर दिव्या के पास आने पर दिव्या अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। खैर कुछ दिनों बाद वेट्री दिव्या को पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक जॉब दिलवाता है। इस जॉब को करते हुए दिव्या अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है और इसी तरह वेट्री दिव्या से माफी भी मांगने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।